अब सेक्शन है जी 164 रिवीजन। रिवीजन लाया करेगी एमबीआर में। एमबीआर के पास अक्सर प्रैक्टिस में 164 के तहत रिवीजन ही लाया करती है, रिवीजन ही दायर होती है और 90 डे का टाइम है। कॉमनली ये चीज़ तो तकरीबन जो प्रैक्टिसिंग ला रहे हैं वो जानते हैं। लैंग्वेज किस तरह की है जी? द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एट एनी टाइम ऑन इट्स ओन मोशन। यहाँ दो बातें करता है, एनी टाइम ऑन इट्स ओन मोशन। ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाए, एमबीआर के पास जाए, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाए और वहाँ जाके एप्लीकेशन ही मूव करे, बल्कि इवन के पेंडेंसी के दौरान भी। थोड़ी सी यार सीट इधर कर लेना उमर, या आप इधर कर लेना, हाँ इधर उधर। May at any time on its own motion or on application made to it within 90 days of the passing of any order। अब अगर कोई एप्लीकेंट जाएगा, ये एग्रीव्ड पर्सन जाएगा, तो उसके लिए रिवीजन की लिमिटेशन 90 डे है। अब मोस्टली सिविल रिवीजन की लिमिटेशन जो है, अगर सिविल केस में भी हम देखते हैं तो 90 डे ही है, अंडर और अनलेस एक्सप्रेसली अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ। ये कोई अल्टीमेट नहीं है। अगर कहीं किसी लॉ में उसका टाइम पीरियड अलग है तो अलग भी हो सकता है, 60 डे भी हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम है। अरेबियन का 90 डे ही है। पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस पेंडिंग बिफोर और डिस्पोज ऑफ बाय। जेर समात कोई केस है उसका रिकॉर्ड भी तलब कर सकता है, या वो उस केस का फैसला हो चुका है उसका रिकॉर्ड भी तलब कर सकता है। एनी रेवेन्यू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू इट, यानी के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नीचे जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर हैं उनके पास कोई केस फैसला शुदा है या कोई केस पेंडिंग है, तो उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है किसी भी वक्त ऑन इट्स ओन मोशन, यानी खुद बहुत सो मोटो उसको टेकअप कर सकता है। ये तो है 164 सब क्लास 1 इसकी, और सब क्लास 2 कहती है कमिश्नर। अ कलेक्टर में एट एनी टाइम ऑफ हिज ओन मोशन। अब कमिश्नर की बात है या कलेक्टर की बात है, कर दोनों ही सकते हैं, वही तरीकाकार है। कलेक्टर में थोड़ा सा फर्क है, वो आगे चलते हैं। एट एनी टाइम ऑफ हिज ओन मोशन or on an application made to him within 90 days of the passing of any order, call for the record of any case pending before or dispose of by any revenue officer under his control। अब कमिश्नर के पास भी यही इख्तियार आ गया, इवन के कलेक्टर के पास भी यही इख्तियार आ गया कि कलेक्टर के जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है। सेक्शन 164 लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की सब क्लास 3 ये थोड़ा सा फर्क करती है। इफ इन एनी केस इन विच अ कलेक्टर हैज कॉल्ड फॉर अ रिकॉर्ड ही इज ऑफ द ओपिनियन। अब जब कलेक्टर किसी रिकॉर्ड को तलब करता है या टेकअप करता है किसी केस को, तो इसमें फर्क ये आएगा दैट प्रोसीडिंग टेकन और ऑर्डर मेड शुड बी मॉडिफाइड। अब कलेक्टर समझता है कि जो उसने टेकअप किया है उस ऑर्डर को मॉडिफाई होना चाहिए, तरमीम उसमें होनी चाहिए, बदलना चाहिए। और रिवर्स्ड, he shall report the case with his opinion thereon for the order of the commissioner। तो वो केस भी देगा, साथ रिपोर्ट भी भेजेगा कमिश्नर को, और देन कमिश्नर उसको डिसाइड करेगा। टेकअप तो कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो रिवीजन के अख्तियारात हैं सिर्फ कमिश्नर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है। कलेक्टर टेकअप कर सकता है, डिसीजन जो है वो कमिश्नर ही करेगा। 4 इसका कहता है द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इन एनी केस
called for under subsection 1 and a commissioner may in any case called for under subsection 2 or reported to him under subsection 3 pass such order as it or he think fit। यानी कि कमिश्नर को 2 वाय से केस चला जाता है, एक कलेक्टर भेजता है जो कि वो सबसेक्शन 3 की बात कर रहा है और सारा समराइज करते हुए जब अपनी ओपिनियन देता है, कमिश्नर खुद भी रिवीजनल अख्तियार रखता है, रिवीजन कर सकता है और मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी रिवीजन करते हुए जो भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर है, अप्रोप्रिएट से मुराद है उसे नल एंड वाइड डिक्लेयर करना, मॉडिफाई करना, रिवर्स करना, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ऑर्डर के खिलाफ रिट लाई करती है। रिव्यू बहुत कॉमन है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। जो रिव्यू है, बल्कि इवन के रेवेन्यू प्रोसीजरल में रिव्यू बहुत कॉमन है। एमबीआर के पास प्रैक्टिस बहुत कॉमन है, सेक्शन अवेलेबल है, समटाइम सेक्शन अवेलेबल होता है, क्लास भी होती है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस डॉर्मेंट होती है, स्लो होती है। जहां रिव्यू की प्रैक्टिस है वो यहाँ बहुत एक्टिव है एमबीआर के पास। उसकी सेवरल वजूहात हैं। वन रीजन इज के मोस्टली लोग जो हैं वो ऑक्यूपेंट हैं प्रॉपर्टी पे, जिनकी लिटिगेशन किसी न किसी हवाले से चल रही होती हैं। कोई यूनिट्स के इशू हैं, अलाटमेंट के इशू हैं, अलाटमेंट ठीक नहीं है, गलत अलाटी वहाँ बैठे हुए हैं, कैंसलेशन हो चुकी है अलाटमेंट, एडजस्टमेंट के इशू हैं। तो ये सारे अगर इशू में मोस्टली लोग जो हैं वो ऑक्यूपेंट होते हैं, काबिज होते हैं। अब एक दफ़ा जब डिसीजन हुआ तो वो चाहते हैं कि मैक्सिमम टाइम कंज्यूम किया जाए। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की एक प्रैक्टिस बन चुकी है कि तकरीबन 50+ केसेस में रिव्यू आता है और रिव्यू के बाद फिर दोबारा आप हाई कोर्ट में रिट में जा सकते हैं। इवन के आपने अच्छा सवाल किया, इवन एक केस अभी लेटेस्ट हमने किया है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने डिसाइड कर दिया, एग्रीड पार्टी हाई कोर्ट रिट लेके चली गई, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने उस रिट को रिमिट कर दिया, रिमांड कर दिया, नीचे भेज दिया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अलॉन्ग विद नेक्स्चर रिट पिटिशन ऑल डॉक्यूमेंट और कहा कि ट्रीट इट एज ए रिव्यू पिटिशन। फिर रिव्यू पिटिशन में वो ऑर्डर फिर मेंटेन रखा, उसके खिलाफ फिर हम रिट दायर की और पिछले दिनों ही हम उसमें स्टे करवाया है। तकसीम का असल में इशू था। हाँ, ज़्यादा ये तकसीम का भी अगर इशू आएगा तो वही जो पार्टी वहाँ बैठी होती है वो चाहती है कि ज़्यादा टाइम उसका वहाँ गुजर जाए। आगे सर इसका नेक्स्ट है जी, अब 4 क्लियर हो गया सब सेक्शन। अब प्रोविजन क्या है, इसमें शर्त क्या है, प्रोवाइडेड दैट, मगर शर्त ये है, बशर्ते के जिसे कहते हैं, प्रोवाइडेड दैट प्रोविजन है, सब्जेक्ट टू दैट नो ऑर्डर शैल बी पास्ड अंडर दिस सेक्शन रिवर्सिंग और मॉडिफाइंग। सिर्फ इतनी बात करता है कि किसी ऑर्डर को ना तो रिवर्स किया जाएगा, ना मॉडिफाई किया जाएगा, ना रिमांड किया जाएगा, ना सेट असाइड किया जाएगा, नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाएगा। एनी प्रोसीडिंग इवन की कोई कार्रवाई भी है और ऑर्डर ऑफ अ सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर अफेक्टिंग एनी पर्सन विदाउट गिविंग सच पर्सन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि जो एग्रीव्ड पर्सन है उसको एक मौका फराम किया जाएगा। यह है कि नो वन कंडेम्ड अनहर्ड, कि किसी को बगैर सुने उससे सज़ा नहीं दी जा सकती। तो उसमें क्या है जी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या जो कमिश्नर है